नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। संसद के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज 23 जुलाई को पीएम मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट। चंडीगढ़ का नया मेयर कौन, वोटिंग आज। बहुमत आप कांग्रेस गठबंधन का, बीजेपी ने भी कैंडिडेट उतारा, पिछली बार गड़बड़ी हुई थी। महाकुंभ में हुए हादसे के बाद किए गए 5 बड़े बदलाव। 4 फरवरी तक मेला क्षेत्र में वाहनों की नहीं होगी एंट्री। मेला क्षेत्र की ड्रोन और हेलीकॉप्टर से हो रही निगरानी। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी की एंट्री। 31 जनवरी को प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी। नांगलोई में रैली करेंगी प्रियंका गांधी। असम के कछार में महिला का बच्चों के सामने रेप। आरोपी ने तेजाब जैसा केमिकल डाला। घटना से कुछ घंटे पहले पड़ोसी से झगड़ा हुआ था। राजस्थान में जनवरी में गर्मी। मध्य प्रदेश में पारा 31 डिग्री। यूपी के प्रयागराज में कोहरे का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज केंद्र सरकार की सर्वदलीय बैठक। आम बजट से पहले सरकार की सर्वदलीय आज बैठक होगी। केंद्रीय बजट पर चर्चा के लिए ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज करीब 11:30 बजे एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक होगी। केंद्र सरकार ने विपक्षी नेताओं से अपील की है। विपक्षी नेताओं को इस चर्चा में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार ने अपील की है। तो आम बजट से पहले सरकार की सर्वदलीय बैठक, जिसमें केंद्र सरकार ने विपक्षी नेताओं को इस चर्चा में शामिल होने के लिए अपील की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज करीब 11:30 बजे ये सर्वदलीय बैठक होने वाली है। केंद्रीय बजट पर चर्चा के लिए ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संसद के बजट सत्र की तारीख सामने आई है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आगामी 31 जनवरी से होगी बजट सत्र की शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल संसद में संबोधित करेंगी। दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति। आपको बता दें, 1 फरवरी को देश का पहला बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। 2 भाग में होगा संसद का बजट सत्र और कल से शुरू होने वाला बजट सत्र 4 अप्रैल को समाप्त होगा। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा कृष्णानगर, गांधीनगर में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। दिल्ली के शाहदरा में जनसभा को संबोधित कर देंगे जेपी नड्डा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4 बजे एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे।
देश की बात में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह आज जनसभाएं और रोड शो करेंगे। आज दिल्ली में 4 जनसभाएं और रोड शो करेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रोहिणी रामलीला मैदान में 2:45 पर पहली जनसभा होगी और इसी के साथ वजीरपुर की दीप मार्केट में 3:30 पर दूसरी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। शालीमार बाग से हैदरपुर चौक तक करीब 4:30 बजे रोड शो करेंगे और इसी के साथ तीसरी जनसभा वाल्मीकि बस्ती मंदिर मार्ग पर करीब 7 बजे करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। हाँ, गृह मंत्री अमित शाह आज जनसभाएं और रोड शो करेंगे। दिल्ली में 4 जनसभाएं और रोड शो करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर है। रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चुनाव प्रचार करेंगे। दिल्ली में 2 जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। पहली जनसभा शाम 4 बजे कैंट सदर बाजार में होगी और इसी के साथ दूसरी जनसभा शाम करीब 5:30 बजे विश्वास नगर में होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में आज 2 जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दें, केजरीवाल के साथ रैलियों को संबोधित करते नजर आएंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। पहली जनसभा रिठाला क्षेत्र में होगी और इसी के साथ दूसरी जनसभा किराड़ी क्षेत्र में होगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर दिल्ली से है, जहां सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अरविंद राजभर, शक्ति सिंह, पीयूष मिश्रा, डॉक्टर चंद्रेश प्रताप यादव, बल्ली चौधरी और पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष धर्मवीर समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर अरविंद राजभर ने पार्टी के सामाजिक न्याय, समावेशी शासन और समग्र विकास की प्रतिबद्धता को उजागर किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सब लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सभी पत्रकार बंधु उपस्थित हुए, इसके लिए आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आप सबका स्वागत कर रही है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने पहली बार प्रवेश किया है। जब से हमारी पार्टी बनी है तब से लगातार हम लोग अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, और जब हमारे उन 3 विधानसभाओं में विस्तार संगठन का हुआ तो अवसर मिला चुनाव लड़ने का। हमने अपने 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे, जिसमें से जनकपुरी सीट से हमारे धर्मवीर जी लड़ रहे हैं, द्वारिका सीट से अरविंद कुमार फौजी जी लड़ रहे हैं, और मटियाला सीट से श्री विनोद चौहान जी जो रिटायर्ड सूबेदार हैं। ये 3 प्रत्याशी हम चुनाव मैदान में उतारे हैं। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सबसे पहला मुद्दा अपना स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि अगर हमारे मतदाताओं के वोट से नेताओं के, मंत्रियों के, विधायकों के और सांसदों के, अधिकारियों की तनख्वाह तय होती है, उनके पेंशन तय होते हैं, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चाहती है कि दिल्ली में हर मतदाता को 5,000 रुपया मतदाता पेंशन मिले। और देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली से जो आवाज़ उठेगी वो देश स्तर पर लागू होगी। इसके साथ साथ हम शराबबंदी लागू कराना चाहते हैं कि दिल्ली में शराबबंदी हो, और महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त हो समस्त क्षेत्रों में,
इसके साथ साथ हम अपने जो शिक्षण संस्थान है दिल्ली में, उन शिक्षण संस्थानों में भारतीय संविधान के पठन पाठन की अनिवार्यता चाहते हैं। देश की बात में अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, और संभल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संभल हिंसा में जांच का मामला न्यायिक जांच आयोग कमेटी करेगी जांच। आपको बता दें आज तीसरी बार संभल पहुंचेगी कमेटी। 3 सदस्यीय जांच कमेटी गवाहों के बयान दर्ज करेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 1 दिसंबर और 21 जनवरी को कमेटी संभल जा चुकी है, तो वहीं आज एक बार फिर सुबह करीब 10 बजे से जांच टीम संभल पहुंचेगी। अब तक 18 पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए गए हैं, 62 आम लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर रुक करते हैं खबरों का, और अब खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज डिंपल यादव करेंगी चुनाव प्रचार। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार करेंगी डिंपल यादव। ये बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां कुमारगंज से मिल्कीपुर रोड तक रोड शो करेंगी डिंपल यादव। 9 किलोमीटर का रोड शो करेंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी डिंपल यादव। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगी। कुमारगंज से मिल्कीपुर तक रोड शो करेंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिंपल यादव 9 किलोमीटर का रोड शो करेंगी।
पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी डिंपल यादव। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होना है और 8 फरवरी को रिजल्ट आएंगे। उससे पहले आज मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए प्रचार करती नजर आएंगी डिंपल यादव। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हापुड़ से है, जहां गढ़मुक्तेश्वर के पोपाई निवासी एक व्यक्ति की पत्नी को प्रसव पीड़ा के दौरान गढ़मुक्तेश्वर थाना रोड स्थित जच्चा बच्चा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर अनीता के यहां प्रसव के बाद नवजात बच्चा सामान्य था, लेकिन डॉक्टर ने बिना अनुमति के बच्चे को तहसील रोड स्थित लोकप्रिय अस्पताल में शिफ्ट कर दिया, जहां कमीशनखोरी का आरोप लगाया जा रहा है। बताया गया है कि अस्पताल में लापरवाही के कारण बच्चे को संक्रमण हो गया। हालांकि डॉक्टरों ने इसे सामान्य बताकर घर भेज दिया। बाद में जब बच्चे की हालत बिगड़ी और दूसरे डॉक्टर से उपचार लिया गया तो पता चला कि बच्चे के शरीर में संक्रमण फैल चुका था और कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई। ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होते ही चिकित्सा विभाग ने संज्ञान लिया और जच्चा बच्चा अस्पताल एवं लोकप्रिय अस्पताल को सील कर दिया। इस घटना ने चिकित्सा क्षेत्र में लापरवाही और कमीशनखोरी के खिलाफ सवाल खड़े किए हैं, जिसके चलते अब कार्रवाई की जा रही है।
और अब खबर कानपुर से है, जहां प्रतिनिधि व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश द्वारा ज्वाला देवी गेस्ट हाउस लाइन में व्यापारी महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से व्यापारी नेता और गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। इस अवसर पर प्रयागराज कुंभ में हुई हृदय विदारक घटना में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और कुछ समय का मौन रखकर प्रार्थना की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने इस महाकुंभ में विशेष रूप से व्यापारियों के राजनीतिक हिस्सेदारी की बात उठाई। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को राजनीतिक दृष्टि से उपेक्षित नहीं किया जा सकता और उनके लिए उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। शुक्ला ने सरकार से यह भी मांग की है कि व्यापारियों पर हो रहे उत्पीड़न को रोका जाए और उनकी सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इस दौरान व्यापारियों को शास्त्र लाइसेंस जारी करने, मंडी शुल्क समाप्त करने और व्यापारियों के लिए एक सुरक्षा आयोग गठन की भी मांग की गई। शुक्ला ने कहा कि ऑनलाइन व्यापारियों के लिए खतरे का कारण बन रहा है और सरकार को छोटे और मंझले व्यापारियों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करनी चाहिए ताकि वे बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। महाकुंभ में व्यापारियों ने अपने अधिकारियों की रक्षा और व्यापार की स्थिति सुधारने की आवश्यकता पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के व्यापारी नेता यहाँ पर एकत्रित हैं। जिस तरीके से अधिकारियों के द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न बंद नहीं हो रहा है, आपके माध्यम से हम चेता देना चाहते हैं कि अगर ये उत्पीड़न नहीं बंद होता है तो हम लोग एक अंतिम चेतावनी के रूप में आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ने एक बड़े आंदोलन की तैयारी व्यापारी कर रहा है और किसी भी कीमत पर अधिकारियों के द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बहुत जल्द ये चूँकि कुंभ मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता भी है, इसके कुंभ के पश्चात हम लोग मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और निश्चित रूप से उन अधिकारियों के बारे में भी जानकारी देंगे और उन अधिकारियों के बारे में अवगत कराएंगे जो व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं और सरकार की छवि के खराब करने का काम भी कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। अब खबर कानपुर से है, जहां महाराजपुर थाना क्षेत्र में गौ तस्करों और पुलिस की टीमों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक टीम का नेतृत्व उप निरीक्षक पवन कुमार मिश्रा के द्वारा किया गया तथा दूसरी टीम का नेतृत्व प्रभा शंकर सिंह द्वारा किया गया। मुखबिर की सूचना पर पवन मिश्रा की टीम को जहानाबाद की तरफ से पिकअप गाड़ी आती दिखाई दी, जिसे रोकने का इशारा किया गया तो ड्राइवर ने गाड़ी पुल के नीचे क्रॉसिंग की तरफ भगा दिया। अचानक गाड़ी की स्पीड से गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। गाड़ी रुकने के बाद पिकअप सवार व्यक्ति पुलिस पर फायरिंग करने लगा, जिसके जवाब में उप निरीक्षक पवन मिश्रा द्वारा रक्षा में गोली चला दी, जिससे आरोपी के पैर में जा लगी। इस पर 25,000 का इनाम भी घोषित है। महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा काम किया गया है, बहुत ही शानदार और सराहनीय डिस्ट्रिक्ट गैंग है जो बेसिकली जहानाबाद फतेहपुर जा रहने वाला। ये पिछले 6 महीना रहा है और दिसंबर में जब इसने 5 क्विंटल को मांस की तस्करी वहाँ से हमारी टीम लगी और लगातार सर्विलांस के माध्यम से महाराजपुर की साई वहाँ पे जो उनकी हमारे जो प्रभारी हैं और लगातार मॉनिटरिंग हमारे डीसीपी हमारे साहब और लगातार इस पे हम लोग और जैसा कि मेरे साथ जानते भी पशु तस्कर पशु लोगों के खिलाफ का बड़ा क्लियर था जो अपराध करते हैं। इसी कड़ी में हम लोगों को जब ये सूचना मिली ग्राउंड रिपोर्ट ये क्रिमिनल हैं और यहाँ पे जा रहे हैं, फिर पुलिस ने इंटरसेप्ट किया, उन्होंने काम रखा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं। रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं कानपुर की। सड़क हादसों को रोकने के लिए नो हेलमेट नो फ्यूल की व्यवस्था लागू की गई। जिलाधिकारी के आदेश का पालन परिवहन विभाग फील्ड पर उतरकर कर रहा है। हादसों को रोकने के लिए सरकार लगातार सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूकता अभियान चला रही है। तो 26 जनवरी से सभी पेट्रोल पंप डीलर्स को निर्देश दिए गए थे कि बिना हेलमेट के किसी भी दोपहिया वाहन को पेट्रोल ना दिया जाए, लेकिन कानपुर में कई पेट्रोल पंप संचालक अभी जुगाड़ नियमों का पालन करते हुए जिलाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं।
उधर के न्यूज ने रियलिटी चेक करने के लिए शहर के अलग अलग पेट्रोल पंपों, अफीम कोठी, जीटी रोड, हैलेट अस्पताल, फजलगंज आदि का जायजा लिया। सभी पेट्रोल पंप के डीलर और संचालकों से बैठक कर उन्हें निर्देशित किया था कि 26 जनवरी से सरकार की मंशा के अनुरूप बिना हेलमेट के पेट्रोल ना दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही और पेट्रोल पंप संचालकों की हिलावली सरकार की मंशा पर पानी फेर सकती है। उधर अधिकारियों ने भी अपने मातहतों को निर्देशित किया कि नो हेलमेट नो फ्यूल की सख्ती से पालन किया जाए। जिन पेट्रोल पंप पर इस नियम का पालन नहीं हो रहा है उसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाए। फैकल्टी है सर, फैकल्टी का नहीं बुलाएंगे हम आपके। देखिए, इसमें जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो हमें निर्देश प्राप्त हुआ था माननीय आदरणीय परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में, उसमें हमारी प्रवर्तन के 7 दल, 4 पीटीओज हैं हमारे पास, 3 आरटीओज प्रवर्तन हैं, सभी मिलकर और डीएसओ की टीम से मिलकर जगह जगह कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये और निरंतर बढ़ता रहेगा। जहाँ तक मैं ये आपको अवगत कराना चाहूँगा कि कल तक जो चालान की प्रक्रिया की गई है उसमें लगभग 156-157 के करीब चालान नो फ्यूल नो हेलमेट पे किए गए हैं। और साथ ही साथ सभी लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसी के लिए हमने एक प्रचार वाहन भी रवाना किया है जो कि पूरे जनपद कान में उसका प्रचार प्रसार कर रहा है। और मुझे ऐसी आशा है कि निश्चित रूप से जागरूकता के माध्यम से और जो प्रिवेंटिव कार्यवाही है और साथ में जो दंडात्मक कार्यवाही है उससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और हमारी कानपुर नगर की जनता सुरक्षित रहेगी और सड़क दुर्घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आएगी। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन, रिजर्व पुलिस लाइन में सेरेमनी का आयोजन। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। आयोजन में सभी अफसर और अधिकारी मौजूद। कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका एस गर्ग मौजूद, मंडलायुक्त रोशन जैकब, डीएम विशाख जी मौजूद। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर मौजूद, जॉइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार मौजूद। आपको बता दें, गणतंत्र दिवस पर शामिल टुकड़ियां होंगी सम्मानित। परेड में शामिल विजेता टुकड़ियां सम्मानित होंगी। पुलिस लाइन में चल रही विजेता टुकड़ियों की परेड। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं बुलंदशहर की। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीडीए का अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। दिल्ली रोड पर अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिना नक्शा पास किए बेचे जा रहे थे अवैध कॉलोनियों में प्लॉट।
दरियापुर दिल्ली रोड पर 12 बीघा क्षेत्र में बसाई जा रही थी कॉलोनी। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। बीडीए की कार्रवाई से मचा हड़कंप। खबरों में आगे बात कर रहे हैं बुलंदशहर की। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कारतूस तस्करी करने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार। अवैध कारतूस तस्करी करने वाले तस्कर गिरफ्तार। हापुड़ और मेरठ से लाइसेंस पर थे कारतूस लेकर अवैध ढंग से बेचते थे ये शातिर। आपको बता दें, अब तक 500 से ज्यादा कारतूस बेच चुका है साजिद, और साजिद का साथी जिद भी करता था सप्लाई। मुखबिर की सूचना पर देहात पुलिस ने किया फोन। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं।
देश की बात में आप बात कर रहे हैं रायबरेली की। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक छात्रा का मिला शव। फांसी के फंदे से लटकती मिली छात्रा, कमरे के अंदर शव मिलने से मचा हड़कंप। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमेठी जनपद की रहने वाली बताई जा रही मृतका रायबरेली में रहकर पढ़ाई कर रही थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मिल एरिया थाना क्षेत्र के रतापुर के राका मार्केट की ये घटना आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं बुलंदशहर की। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सन की पत्नी की हत्या की, पत्नी हत्या कर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या की। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पत्नी से विवाद के बाद चाकू से रेत कर हत्या की। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। थाना खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के गांव भिंडौर का ये मामला आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर से खबर। ये आज खुर्जानगर पुलिस को ये सूचना मिली कि गांव बिंडौर में एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है खेत में, और स्वयं गले में फांसी का फंदा लगा के लटक गया है और उसकी भी डेथ हो चुकी है। इस सूचना पे SHO खुर्जानगर और CO खुर्जानगर और फील्ड यूनिट और बाकी पुलिस बल मौके पर हम सभी लोग आए और यहाँ पर जाँच पड़ताल की गई। तो यह ज्ञात हुआ कि इसका नाम बेदन है, उम्र लगभग 45 वर्ष है, और ईख के खेत में इसके द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करके और पास में ही एक पेड़ पर, आम के पेड़ पर लटक कर सुसाइड कर लिया गया है। इस बात की लिखित सूचना उसके सगे भाई द्वारा भी दी गई है। इस पर शव को पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और उस सूचना को प्राप्त कर लिया गया है और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई जो है वो नियमानुसार की जा रही है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।